चलिए इधर ध्यान दीजिए। हम लोग ने ऑलमोस्ट जो लास्ट टॉपिक है वो स्टार्ट कर दिया था, है ना। दैट इज व्हाट, हीट ट्रांसफर। और हीट ट्रांसफर में हम लोग ने पर्टिकुलर टॉपिक कंडक्शन की शुरुआत की। हम लोग ने देखा था कि हीट ट्रांसफर करने के बेसिकली तीन तरीके, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन में क्या होता है, हीट ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह विदाउट माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। कन्वेक्शन में हीट ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह विथ माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। क्या मसला है, कर लो। और रेडिएशन में हीट ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना। अब हम लोगों ने कंडक्शन की शुरुआत की थी। हमने स्टडी किया था कि जब भी कोई हीट कंडक्ट करता है, कोई रॉड में से हीट कंडक्शन के थ्रू पास होती है, तो उसके दो स्टेट होते हैं, वेरिएबल स्टेट एंड स्टेडी स्टेट। फिर उसके बाद हमने इसमें यह भी देखा था कि अच्छा ठीक है, ये वेरिएबल स्टेट और स्टेडी स्टेट तो होता ही होता है ना। उसके अलावा भी हमने ये भी देखा कि वहां पर एक ऐसा सरफेस होता है जिसमें हीट का फ्लो जो नॉर्मल होता है और हर एक पॉइंट पे टेम्परेचर सेम होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोथर्मल सरफेस। और फिर हम लोगों ने ये देखा था कि भैया देखो, जब भी किसी रॉड से हीट कंडक्ट होगी तो उसको एक लॉ फॉलो करना पड़ेगा जिसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ये कहता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट यानी कि हीट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। फिर वहां पर एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी निकल के आई थी जिसको हम लोग के करके थर्मल कंडक्टिविटी कहते थे। ये बताता था कि किसी कंडक्टर की या किसी रॉड की कितनी अच्छी एबिलिटी की कितनी हीट कंडक्ट कर सकता हो। जिसका थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा वो ज्यादा हीट कंडक्ट कर सकेगा, जिसका थर्मल कंडक्टिविटी कम वो कम हीट कंडक्ट करेगा। चलिए अब उसी से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट हमको स्टडी करना है आगे, दैट इज थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस। नाउ व्हाट इज दिस थर्मल रेजिस्टेंस, चलो साथ जल्दी, व्हाट इज दिस थर्मल रेजिस्टेंस। जब भी किसी कंडक्टर से हीट फ्लो होगा, जब भी किसी कंडक्टर से हीट फ्लो होगा, वो कंडक्टर ऐसा उसको वेलकम नहीं करेगा, आओ भाई जाओ जाओ जाओ, ऐसा नहीं। वो क्या करेगा, उसको हीट के फ्लो को अपोज करता है। जैसे एक वायर लो आप, सीधा सादा वाला वायर जिसमें से करंट पास हो रहा है, तो ये जो सादा वाला वायर है जिसमें से करंट पास हो रहा है ना, तो हम क्या नोटिस करते हैं कि इस सादे वाले वायर में, पुश कर बोलो उसको, तो सादे वाले, हाँ बंद कर दरवाजा। इस सादे वाले वायर में जहां से हीट करंट पास होता है, आपको लगता होगा बिंदास करंट पास हो रहा, नहीं, ये सादा वाला वायर भी करंट के फ्लो को अपोज करता है और उसमें भी क्या रहता है मालूम, कि हल्का फुल्का रेजिस्टेंस होता ही है। तो वैसे ही जब कोई रॉड से हीट फॉलो करता आगे जाता है ना, उसको हल्का फुल्का रेजिस्टेंस मिलता है, उसी को हम लोग कहते हैं थर्मल रेजिस्टेंस। और वही थर्मल रेजिस्टेंस हम अभी स्टडी कर रहे हैं। तो देखो क्या आएगा, थर्मल रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन करते हैं। द थर्मल रेजिस्टेंस the thermal resistance of a body is a measure of its opposition to the flow of heat, opposition to the flow of heat through it, opposition to the flow of heat through it। अब अगर आपको याद है, आपको मान लो करंट इलेक्ट्रिसिटी का रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद है, R इज इक्वल टू V बाय I। V क्या होता है यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या होता है, करंट। जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस होता है। मुझे एक बार बता, अगर किसी वायर में पोटेंशियल में डिफरेंस होगा तो ही करंट फ्लो होता है, हम कहते हैं। अगर पोटेंशियल में डिफरेंस ना हो तो करंट का फ्लो नहीं होता। वैसे किसी रॉड में, कंडक्टर में अगर टेम्परेचर का डिफरेंस हो तो ही हीट का फ्लो होगा, वरना कोई हीट फ्लो नहीं होगा। दैट्स वाई अब यहां पर जो थर्मल रेजिस्टेंस है उसको इस तरह से लिखा गया है, R इज इक्वल टू
θ1 माइनस θ2 अपॉन h, जहां पर h क्या स्टैंड करता है, हीट करंट। अब जैसे कि आप जानते हो कि हीट करंट का फॉर्मूला क्या है, सिंस हीट करंट इज इक्वल टू के ए θ1 माइनस θ2 अपॉन एल। अब अगर h की वैल्यू अगर मैं यहां पर डाल दूं, देयरफॉर r इज इक्वल टू θ1 माइनस θ2 अपॉन h की जगह मुझे लिखना है के ए θ1 माइनस θ2 अपॉन एल, ऐसा। तो फिर मैं ये देखूंगा, अरे भाई ऊपर भी θ1 माइनस θ2, नीचे भी θ1 माइनस θ2। देयरफॉर थर्मल रेजिस्टेंस का एक और फॉर्मूला मेरे पास आता है L अपॉन के ए, R इज इक्वल टू L अपॉन के ए। तो ये मेरे पास थर्मल रेजिस्टेंस का एक और फॉर्मूला आ गया। ये तो एक फॉर्मूला था ही था मेरे पास, R इक्वल टू θ1 माइनस θ2 अपॉन h, मगर उसके अलावा मेरे पास एक और फॉर्मूला आ चुका है। ठीक है, अब अगर मैं कहूं कि अच्छा ठीक है, इसका एसआई यूनिट क्या आएगा, तो वो तो आसान है, आपको एसआई यूनिट निकालना है ना। थर्मल टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है, केल्विन, है ना। और हीट करंट यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट Q बाई टी, उसका क्या होता है, वैट, है ना। तो केल्विन पर वैट, या फिर डिग्री सेल्सियस पर वैट, या फिर केल्विन सेकंड पर जूल, क्योंकि वैट को क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकंड, सेकंड चले जाएगा ऊपर, है ना। सीजीएस में लिखेंगे तो कैलोरीज आ जाएगा, है कि। और हम कहां पर, यहां पर जूल की जगह, और केल्विन, बाकी तो सब एज इट इज रहेगा और कुछ नहीं। तो डायमेंशन, चलो देखते हैं कौन बना के दिखाता है डायमेंशन मुझे। यहां से भी बना सकते हैं, यहां आसान, यहां से बनाना आसान रहेगा। देखो ट्राई करो, डायमेंशन क्या आएगा। चलो इतना टाइम नहीं, जल्दी बताओ, फास्ट, पेपर पे करो वर्क, हवा में मत बनाओ कभी भी, जल्दी सोचो क्या आएगा डायमेंशन। θ1 माइनस θ2, टेम्परेचर डिफरेंस का क्या रहता है, केल्विन, बोल जल्दी। क्या आएगा, केल्विन, केल्विन m1L2T माइनस 3, ये ऊपर जाएगा m माइनस 1L माइनस 2T3K1, है ना। इस तरह से इसका डायमेंशन आएगा। तो ये हो जाएगा m माइनस 1L माइनस 2T3, और ये हो जाएगा K1। तो ये हमें डायमेंशन, देखो हमको कैसा है, डायमेंशंस याद नहीं रहने वाले, इतने सारे हमारे सामने फिजिकल क्वांटिटीज है, उसके डायमेंशन सबके याद नहीं रहने वाले। आपको फोकस करना चाहिए मेथड पर, मेथड पे फोकस करो कि अपन कैलकुलेट कैसे करें। अगर किसी ने पूछे थर्मल रेजिस्टेंस का क्या, तो क्या था डायमेंशन, ऐसा नहीं है। थर्मल रेजिस्टेंस के फॉर्मूले क्या है, एक है L अपॉन के, एक है θ1 माइनस θ2 अपॉन h, ये आसान है। L अपॉन के के लिए तुमको L और A तो आसान है, मगर K का डायमेंशन मालूम होना चाहिए। थर्मल कंडक्टिविटी का निकाल लेंगे ना, फिर और पीछे जाना पड़ेगा आपको थर्मल, तो इससे अच्छा क्या करो, ये है ना, आसान है नहीं। तो इसीलिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन से फॉर्मूले से डायमेंशन निकाला जाए। याद रख सकते हो, बहुत अच्छी बात है, मगर याद रखने में प्रॉब्लम ये है, कंफ्यूजन बहुत होगा, -1 था कि +1 था, 2 था कि 1 था। फॉर्मूले याद रखो कि किस फॉर्मूले से निकालना है, समझे ना। दैट्स इट, लिख लीजिए। अब अगला हमारा है कॉम्बिनेशन ऑफ मेटालिक रॉड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ मेटालिक रॉड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ मेटालिक रॉड्स, ये हमारा अगला है। तो देखो यहां पर दो टाइप के कॉम्बिनेशन हमको स्टडी करना है मेटालिक रॉड्स के, एक है सीरीज कॉम्बिनेशन, और एक रहेगा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। सबसे पहले हम लोग यहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में स्टडी करेंगे।
मेरे पास कुछ n नंबर ऑफ रॉड्स है जिनकी थर्मल कंडक्टिविटीज K1 K2 K3 डॉट 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 Kn करके होंगी, जिनकी लेंथ भी शायद अलग अलग होगी हमारे शुरुआत में। ठीक है, मगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सभी का सेम है, Kn L1 L2 L3 और ये हमारा एक है Ln। और आपने नोटिस किया होगा कि सभी का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा है बेटा, सेम है। तो मैं यहां लिखूंगा कंसिडर अ सीरीज ऑफ n conducting rods of cross section capital A, length L1, L2, dot 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 Ln, and thermal conductivity K1, K2, K3, dot 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 Kn। तो मैंने यहां डिस्क्राइब किया अरेंजमेंट को कि भाई देखो मेरे पास सीरीज ऑफ रॉड्स है यहाँ पर इस तरह से, और सारे के सारे यहाँ पर आप अरेंज है, आप देख सकते हैं सीरीज में ऐसे एन रॉड्स है, हर एक का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा है, सेम है, सबका लेंथ आपको मैंने बता दिया, थर्मल कंडक्टिविटी मैंने आपको बता दिया। समझ में आया बेटा आपको? अब आप कहेंगे कि ड्यू टू सीरीज कॉम्बिनेशन नेट थर्मल रेजिस्टेंस इज, आई थिंक शायद से आपको रेजिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन 9th में था, है ना? 9th में था कि 10th में था? रेजिस्टेंस था कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल, 9th में था शायद से वो, है ना? क्योंकि वो हीट, अब 10th में तो शायद से हीट वीट और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में था सब वो। तो देखो आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे कि जब भी रेजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड होते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस Rn, है ना? तो वैसी चीज यहां पर मैं बोलूंगा कि ये सब सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो इनका टोटल थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा, Rs इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस Rn, है ना? मगर जैसे कि आप जानते हैं बट R इज इक्वल टू L अपॉन K, तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं, देखो L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डॉट 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 प्लस Ln अपॉन Ks। अच्छा, Ks इंटू ए, Ks क्या है, ये नेट थर्मल कंडक्टिविटी, कुल मिला के सबकी मिला के जो थर्मल कंडक्टिविटी आएगी वो L अपॉन Ks। अच्छा, R1 क्या है, L1 अपॉन K1A प्लस L2 अपॉन K2A प्लस L3 अपॉन K3A प्लस डॉट 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 प्लस Ln अपॉन Kna। अब ऐसा है कि इसमें से एरिया कॉमन निकलेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कॉमन निकलेगा, और इधर वाले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। Therefore L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डॉट डॉट प्लस Ln अपॉन Ks इज इक्वल टू L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2 प्लस L3 अपॉन K3 प्लस डॉट 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 प्लस Ln अपॉन Kn, ऐसा आ जाएगा। अब अगर मुझे सिर्फ Ks निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इस Ks को इधर ले लूंगा और बाकी सबको इधर ला लूंगा। देखो Ks इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डॉट 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 प्लस Ln अपॉन L1 बाय K1 प्लस L2 बाय K2 प्लस L3 बाय K3 प्लस डॉट 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 प्लस Ln बाय Kn। ये मेरे पास नेट थर्मल कंडक्टिविटी इन सीरीज कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है ना? सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर मुझे निकालना है थर्मल कंडक्टिविटी तो इसके लिए फॉर्मूला। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 1 दे देता हूं मैं। अब इमेजिन ये करके चलो, यहां पर सभी के रॉड के लेंथ अलग अलग चूज किया था मैंने, है ना? तो इमेजिन ये करके चलो कि सभी रॉड का लेंथ एक जैसा है ना?
इफ एंड ओनली इफ L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू L3 इज इक्वल टू Ln, तो क्यों ना मैं इसको सिर्फ L बोल के काम चला लूं, क्योंकि सभी का लेंथ सेम है। तो अब अलग अलग वैल्यू डालने के बजाय उसको सिंगल वैल्यू डालो L। तो अब मैं इक्वेशन नंबर 1 को क्या लिख सकता हूं फिर मैं, देखो Ks इज इक्वल टू N मल्टीप्लाई बाय L। ये समझा कि नहीं समझा भैया, N मल्टीप्लाई बाय L, L अपॉन K1 प्लस L अपॉन K2 प्लस L अपॉन K3 प्लस L अपॉन Kn। भाई बेटा समझ में आ रहा कि नहीं समझ में आ रहा है पॉइंट? आपने क्या देखे यहाँ पे कि सभी की लेंथ कैसी है बेटा, सेम है। लेंथ कैसी है, सेम है। तो L1 L2 L3 अलग अलग डालने की वजह सिंपल L डालो। तो तुमको नहीं लगता यहाँ L का एडिशन हो जाएगा, L प्लस L प्लस L प्लस L, ऐसे कितनी बार L रहेंगे, N बार। तो अगर N बार है, अगर 2 बार रहता है L प्लस L तो मैं क्या लिखता है, ट्वाइस L। 3 बार रहता है L प्लस L तो थ्राइस L। तो ये N बार है ना, तो इसीलिए NL। अच्छा आगे बता क्या हो सकता है, यहाँ पे L कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा। तो फिर मैं यहां लिख सकता हूं देयरफॉर Ks इज इक्वल टू N अपॉन K1 सॉरी 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 प्लस 1 अपॉन K3 प्लस, मुझे बड़ा लिखना चाहिए क्योंकि ये मेन फॉर्मूला है। Therefore, Ks is equals to N upon 1 upon K1 plus 1 upon K2 plus dot 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 plus 1 upon Kn। ये सर इस तरह से आ गया। अच्छा ठीक है, मान लो यहाँ 2 ही रॉड है, जो कि अक्सर होता है, अक्सर ऐसा होता है कि यहाँ 2 ही रॉड होते हैं। तो अब कैसा, ये फॉर्मूला कैसा लिखा जाएगा, इफ n इक्वल्स टू 2 और इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देना, Ks इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 1 बाई K1 प्लस 1 बाय K2। अब ऐसा है 2 अपॉन K2 प्लस K1 अपॉन K1 इंटू K2। देखो Ks इज इक्वल टू ट्वाइस K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। आया समझ में, ट्वाइस K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। इस तरह का फॉर्मूला बनता है एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। आया समझ में? तो थर्मल कंडक्टिविटीज के फॉर्मूले आपने देखा सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है। अक्सर सीरीज कॉम्बिनेशन में हमको एक और चीज पूछी जाती है, वो है जंक्शन का टेम्परेचर। मगर पहले आप ये लिख लो अच्छे से, फिर हम उस तरफ जाते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस ऑफ कंपोजिट बार सिस्टम। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 आपके रॉड्स है, एक ये और एक ये, है ना। इस रॉड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, लेंथ L1। दूसरा रॉड है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है, थर्मल कंडक्टिविटी K2 है, लेंथ L2 है। इसका ये एंड हॉट रिजर्वायर से अटैच्ड है और ये एंड कोल्ड रिजर्वायर से अटैच्ड है। हॉट रिजर्वायर मतलब एक ऐसा सिस्टम जो इस टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा, इस टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा, ये कभी इसको ठंडा नहीं होने देगा, यही टेम्परेचर पे रखेगा। कोल्ड रिजर्वायर भी इसको ये क्या करेगा, इसी लो टेम्परेचर पे उसको मेंटेन करेगा, इसको गर्म होने नहीं देगा। तो भाई ऐसा है कि ये हॉट रिजर्वायर अगर कई जगह बताता है हॉट रिजर्वायर, इसके अलावा एक और होता है इंसुलेशन जैकेट भी होता है, ऐसा बताते हैं, जैसा एनसीईआरटी में आपको मिलेगा कि मतलब यहाँ से हीट कहीं बाहर नहीं जा रही, जो भी हीट है उसका सिर्फ कंडक्शन हो रहा, रेडिएशन कुछ भी नहीं हो रहा, चारों तरफ से इंसुलेटेड है, ये भी बताया जाता है। और कई सारे ज्यादातर ऐसे होते हैं कि इसमें कुछ नहीं भाई, सिंपल ये एक रॉड है, ये एक रॉड है, बस इसका टेम्परेचर θ1, इसका टेम्परेचर θ2, तो इतना भी नहीं जाते हो। तो खैर ठीक है, चलो हमारे पास ऐसा टेम्परेचर है, सॉरी ऐसा रॉड का सिस्टम है, टेम्परेचर डिफरेंस है, हीट यहाँ से यहाँ पर ऐसा फ्लो होगी। आपको मालूम है कि ये हाई टेम्परेचर वाला एंड है, ये लो टेम्परेचर वाला एंड है, और हीट कहाँ से कहाँ फ्लो होती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। तो तुमसे पूछेगा जंक्शन का टेम्परेचर बताओ, क्या पूछेगा बेटा, जंक्शन का टेम्परेचर बताओ, जंक्शन का टेम्परेचर क्या रहा वो बताओ। बोले कैसे निकालेंगे, ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में, दोनों भी सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो भैया भले ही इनका थर्मल रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, मगर सीरीज कॉम्बिनेशन में हीट करंट कैसा होता है, सेम होता है।
ये क्या बात चल रही है? अरे एक आपको याद होगा, आपने अब अगेन याद करो, R1 R2 दो रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन, तो शुरू से लेकर आखिर तक करंट की वैल्यू कैसी रहती है? सेम रहती है। वो बदलती क्या? नहीं। बस भाई वही खेल है यहाँ पे भी। यहां से शुरू से लेकर आखिरी तक करंट की वैल्यू क्या रहेगी? हीट करंट की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो मैं बोल सकता हूं कि इन द गिवन असेंबली द वैल्यू ऑफ हीट करंट throughout the system throughout the system will remain constant। तो दिए गए असेंबली में हीट करंट की वैल्यू थ्रू आउट द सिस्टम कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। दैट इज H1 इज इक्वल टू H2। हीट करंट जो पहले रॉड से फ्लो होगा वही हीट करंट आपके दूसरे रॉड से फ्लो होगा, है ना। अब H1 की वैल्यू क्या डाल सकता हूं मैं फिर? क्या है आपके पास फॉर्मूला H1 का? H1 इज इक्वल टू K1 A1 थीटा 1 माइनस थीटा अपॉन L1। के ए थीटा 1 है ना, डेल्टा थीटा अपॉन L था ना वो। तो K1 A1 थीटा 1 माइनस थीटा, क्योंकि देखो यहां की बात चल रही है ना सिर्फ, इसका ये एंड का टेम्परेचर कितना है? थीटा 1। जंक्शन का टेम्परेचर कितना है? थीटा। तो भैया थीटा 1 माइनस थीटा अपॉन L1। K2 A2 थीटा माइनस थीटा 2 अपॉन L2। ठीक है ना। अब ऐसा है K1 A1 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, थीटा 1 अपॉन L1 माइनस K1 A1 थीटा अपॉन L1 इज इक्वल्स टू K2 A2 थीटा अपॉन L2 माइनस K2 A2 थीटा 2 अपॉन L2। अब एक काम करता हूं मैं, K2 A2 थीटा 2 अपॉन L2 इसको इधर ला लेता हूं, K1 A1 थीटा अपॉन L1 उसको उधर लेके चला। तो K1 A1 थीटा 1 अपॉन L1 प्लस K2 A2 थीटा 2 अपॉन L2 इज इक्वल टू, फिर इधर जाके K2 A2 थीटा अपॉन L2 प्लस K1 A1 थीटा अपॉन L1। अब मैं RHS को पहले लिखूंगा और उसमें से थीटा कॉमन निकालूंगा। चलो ठीक है, मैंने RHS को पहले लिखा, थीटा कॉमन निकाला, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू K1 A1 थीटा 1 प्लस K2 A2 थीटा 2 ओए 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 हाँ L1 अपॉन L2। ओके। अब थीटा को भेजो, थीटा को रहने दो इधर, बाकी सबको उधर भेजो। देखो थीटा इज इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा? K1 A1 थीटा 1 अपॉन L1 प्लस K2 A2 थीटा 2 अपॉन L2 अपॉन K1 A1 अपॉन L1 प्लस K2 A2 अपॉन L2। तो ये मेरे पास थीटा का फॉर्मूला आ गया पहला, जंक्शन टेम्परेचर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 दे सकता हूँ। वैसे मैं बोलूं, मैं तो अगर ऐसा पूछा जाए ना अलग अलग है, मैं ये फॉर्मूला फॉलो नहीं करता। मैं क्या करता, ये फॉर्मूला ये वैल्यू निकालता और यहीं से काट छाट करके थीटा कैलकुलेशन कर लेता हूँ। क्योंकि ये सब करना, ऊपर से याद रखना, यहाँ पर कैलकुलेशन करना उल्टा भारी जाता हूँ। हाँ ये फिर बताया क्यों मैंने, क्योंकि कई बार एमसीक्यू में सिर्फ यही पूछ लेता हूँ कि भैया ये फॉर्मूला पूछ लेता वो आपको कि अगर दो रॉड है, L1 लेंथ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऐसा है, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा। तो ये इसके लिए आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अच्छा इधर का हो गया, पीछे आपका लेफ्ट साइड का हो गया सबका, किसी का बाकी है? जल्दी लिख। अब इसमें अगली कंडीशन ये आने वाली है कि अगर रॉड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम हुआ तो क्या?
डायग्राम वाला पार्ट हो गया। तो अब अगला पॉइंट ये आने वाला है, इफ A1 इक्वल्स टू A2। अब भैया अगर A1 इक्वल्स टू A2 रहा, लॉजिकली समझ में आता है कि यहां से A कॉमन निकलेगा, यहां से भी A कॉमन निकलेगा और कैंसिल हो जाएगा। फिर बचेगा क्या, थीटा इक्वल्स टू K1 थीटा 1 अपॉन L1 प्लस K2 थीटा 2 अपॉन L2 अपॉन K1 बाय L1 प्लस K2 बाय L2। तो हमारे पास जंक्शन टेम्परेचर का फॉर्मूला ये रह जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। फिर आता है अगला, अगर लेंथ ऑफ द रॉड भी सेम रहा तो, एरिया सेम ही है मगर लेंथ ऑफ द रॉड भी सेम है, L1 इक्वल्स टू L2 रहा तो बोले फिर तो K1 थीटा 1 प्लस K2 थीटा 2 अपॉन K1 प्लस K2। इसको ऐसा भी बोलते हैं K1 T1 प्लस K2 T2 अपॉन K1 प्लस K2। टेम्परेचर को अगर थीटा की जगह T से दिया जाए तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। और किसी ने पूछ लिया, अरे भैया अगर वो जो दोनों रॉड है ना, तो उसमें अगर आपका कंडक्टिविटी भी सेम है, तो बोले अब क्या, अरे भाई अगर के तो सेम है तो भाई तो ट्वाइस के था, ये कॉमन निकला, थीटा 1 प्लस थीटा 2 अपॉन 2। अरे भाई बात ही खत्म। अब आगे किसी ने पूछा कि सर अगर हीट का टेम्परेचर सेम रहा, बस भाई बस कर, अगर टेम्परेचर सेम रहा तो करंट का फ्लो ही नहीं होगा, हीट का फ्लो ही नहीं होगा, है ना? इतना तो भी कम से कम बाकी होना जरूरी है। आया समझ में? तो ये जंक्शन टेम्परेचर कैलकुलेट करने के अलग अलग फॉर्मूले लिख लीजिए। अब हमारा बेटा अगला कॉम्बिनेशन रहेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन आप कोशिश करिएगा इसका फॉर्मूला बनाने की। मैं आपको पहले सिस्टम बता देता हूं। जैसे मान लो कि आपके पास सिस्टम ऑफ एन रॉड्स है, जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में सबका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम था, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबका लेंथ सेम रहेगा, थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी अलग अलग है मान लो शुरू में, और आपको इसका निकालना है फॉर्मूला आपका नेट थर्मल कंडक्टिविटी का इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलो आगे बढ़ो, मेरे से आगे बढ़ो और ट्राई करो सॉल्व करने की। The given system of rods each, बातें मत करो बेटा, of length L, area of cross section A1, A2, A3, और AN and thermal conductivity K1, K2, K3 dot Kn, the net thermal resistance is given by। तो थर्मल रेजिस्टेंस के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा मैं, बोलो? अगर मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3 करा था, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या करूंगा मैं? हाँ, 1 अपॉन RP, वही 1 अपॉन RP इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन Rn। फिर आगे क्या बोलेंगे आप, बट आपका थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है, L अपॉन Ka, है ना? अगर
R इज इक्वल टू एल अपॉन के ए है, तो 1 अपॉन आर क्या होता होगा, के अपॉन एल। तो बोलो आगे क्या लिखना चाहिए मुझे यहाँ पे, है ना, यहां लिखूंगा मैं के पी A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 प्लस AN, सभी का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऐड करना पड़ेगा। लेंथ तो सभी का कैसा है, सेम नीचे। ओके, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, A1 अपॉन L प्लस K2 A2 अपॉन L प्लस K3 A3 अपॉन L प्लस डॉट 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 प्लस KN अपॉन L। सब में से नीचे से L कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, तो फिर मैं यहां लिख सकता हूं K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस K3 A3 प्लस KN AN डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 प्लस AN। ये आ गया KP। अब इसमें फिर एक कंडीशन आएगी, ये तो हमारे पास पहला फॉर्मूला आ गया नेट थर्मल कंडक्टिविटी का, इसे क्वेश्चन नंबर 1 दे दो। फिर कंडीशन आएंगी इसमें कि A1 इक्वल्स टू A2 इक्वल्स टू A3 इज इक्वल्स टू AN, जिसको आप कॉमन में A लिख सकते हैं। तो अब ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस डॉट 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 प्लस KN डिवाइडेड बाय N, क्योंकि नीचे क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर N टाइम्स ऑफ A लिखूंगा ना, यहाँ A को N बार ऐड किया हुआ है। अगर सबकी वैल्यू A डालूंगा मैं, A प्लस A प्लस A प्लस A, ऐसा कितनी बार हो जाएगा, N बार। तो फिर ये कुल मिला के क्या हो जाएगा, NA, और ऊपर सब जगह से KA है, A ऊपर का कॉमन निकल के नीचे के A से कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर। ओके भैया, ये आ गया। और अगर सपोज करो N इक्वल्स टू 2 है, K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाय 2, बात खत्म, इजी। ओके, और देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन नेट हीट करंट, in parallel combination net heat current is H is equals to H1 plus H2 plus H3 plus dot 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 plus HN। अगर किसी ने पैरेलल कॉम्बिनेशन में कुल मिला के हीट करंट कितना ये पूछ लिया आपसे, तो आपको हर एक रॉड के हीट करंट को क्या करना पड़ेगा, उसमें ऐड करना पड़ेगा। एक बार समझना आप सभी को, चलो लिख लो फिर ये। तो कुछ नोट पॉइंट्स करके हमको अभी आगे लिखना है। इन द अरेंजमेंट एज शोन इन फिगर्स, दो फिगर आपके सामने हैं। इसमें एक बात बताया है कि यहाँ का टेम्परेचर θ1 है, रॉड के इस एंड का टेम्परेचर θ2 और θ3 है, और इसने ये कहा है कि भैया θ1 की वैल्यू θ2 से भी ज्यादा है और θ1 की वैल्यू θ3 भी से ज्यादा है। तो होगा क्या कि हीट का करंट ऐसा फ्लो होकर ये दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, और साथ ही साथ इस सिचुएशन में हीट का करंट इस तरह फ्लो होगा, क्योंकि यहाँ θ1 θ3 से ज्यादा है और θ2 θ3 से ज्यादा है, तो ये इस तरह से आ जाएगा। अगर मान लो यहाँ हीट करंट H1 था, यहाँ H2 था, यहाँ H3 था, यहाँ H1, यहाँ H2 और यहाँ H3 था, तो मैं यहाँ एक बात यहाँ लिख सकता हूं कि द फ्लो ऑफ करंट follows Kirchhoff's current law। Kirchhoff's current law, Kirchhoff's current law ये करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर एनसीईआरटी 12th में आप पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसका एक बेसिक सा है कि द टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लीविंग द जंक्शन। मगर यहां पर इलेक्ट्रिक करंट की जगह मैं क्या वर्ड इस्तेमाल करूंगा, हीट करंट, है ना, कि द टोटल अमाउंट ऑफ हीट करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ हीट करंट लीविंग द जंक्शन।
है ना, तो क्या आएगा, दैट इज टोटल हीट करंट एंटरिंग द जंक्शन is equal to total heat current leaving the junction. Total heat current leaving the junction. तो दैट इज, मैं यहां लिख सकता हूं ऐसा मैथमेटिकली, H1 इज इक्वल टू H2 प्लस H3. H1 इज इक्वल टू H2 प्लस H3, या फिर H1 प्लस H2 इज इक्वल टू H3. यहां H1 इज इक्वल टू क्या रहेगा, एंटरिंग द जंक्शन कौन सा है, जंक्शन ये है, तो कितना करंट एंटर हो रहा है H1, कितना छोड़ के जा रहा है H2 और H3, तो H1 किसके बराबर हो जाएगा, H2 प्लस H3. और यहां पर H1 और H2 एंटर हो रहा है जंक्शन में, और H3 क्या कर रहा है, छोड़ के जा रहा है, तो इसीलिए H1 प्लस H2 इज इक्वल टू H3. ऐसे कॉन्सेप्ट में हमें अक्सर यहां पर टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन कैलकुलेट करने के लिए कहता है ना. तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे हमारे सामने, हम देखेंगे और उसको ये प्रिंसिपल से फॉलो करके सॉल्व करना पड़ेगा. देख लो, अगला पॉइंट जो मैं लिखने जा रहा हूं वो नीट वालों के लिए भी ठीक ठाक ठीक है, बस इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जेई वालों को थोड़ा ध्यान रखना. सेकंड पॉइंट, टाइम रिक्वायर्ड for the growth of ice on lake up to thickness y can be measured as, कि भैया अगर एक बर्फ, मतलब हम लोग कहेंगे आपका लेक है और हो क्या रहा है कि पानी का जो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, मगर ऊपर की हवा का टेम्परेचर माइनस में चला गया, तो क्या होगा, लेक जमना शुरू हो जाएगी. और हम क्या देखते हैं, धीरे धीरे उसके जो थिकनेस है लेक का बढ़ते आ रहा बढ़ते आ रहा बढ़ते आ रहा बढ़ते आ रहा है. तो मान लो कि इतना टाइम गुजर चुका है, तो अब जरा बताओ कि आपकी लेक की थिकनेस क्या होगी. उसके लिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं, T इज इक्वल टू रो एल वाई स्क्वायर अपॉन 2k थीटा, रो एल वाई स्क्वायर अपॉन 2k थीटा. अब जहां पर क्या है, वेर रो डेंसिटी ऑफ वाटर इन लेक, तो भैया जो वाटर होगा वहां पर उसकी डेंसिटी होगी वहां पे लेक में. एल क्या है, एल आएगा क्या यहाँ पे, क्योंकि वाई तो ऐसा आ रहा है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है वो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बाय थिकनेस ऑफ आइस ग्रोन के थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ लेक वाटर डालना जरूरी है, सिर्फ वाटर, थीटा टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर. हालांकि ये थीटा माइनस में रहेगा, ध्यान रखें बात, हालांकि ये थीटा माइनस में रहेगा, मगर फिर भी आपको वैल्यू को माइनस में डालना नहीं है, क्योंकि कभी भी आपका जो कहा जाएगा टाइम है वो नेगेटिव नहीं होता है ना, ये बात को ध्यान में रखना. इसी में एक और बात, सिमिलरली
टाइम रिक्वायर्ड टू बाय आइस टू ग्रो फ्रॉम थिकनेस y1 to y2 is T is equals to rho L upon k theta upon y dy y1 to y2। जो जनरली ऐसा होता है आगे कैलकुलेशन के बाद, रो एल अपॉन के थीटा टू के थीटा y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर। अगर उसने बोला कि थिकनेस y1 से y2 तक जाने के लिए कितना टाइम लग गया, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। डेरिवेशन पे नहीं गया मैं, टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा था उसके लिए, डायरेक्ट आ गया मैं यहाँ पे फॉर्मूले पे। तो आपको ये फॉर्मूले याद रखना है। ओके, जेई स्टूडेंट्स थोड़ा खास ध्यान दे इस पे, नीट वालों को ठीक है ध्यान दो, फिर भी बहुत ज्यादा उस पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। बाकी का देखते हैं कल, न्यूमेरिकल्स कल से।